Welcome. The next chapter we are discussing is the biosynthesis of urea. So हमें पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझना होगा. Biosynthesis of urea, as the word is suggesting to you, bio means inside the body we are synthesizing the urea. पर ऐसा क्यों? हम क्यों बना रहे हैं यूरिया बॉडी के अंदर? What is the requirement? See, whatever protein we are consuming or the protein which we are making, when these proteins are catabolized, जो प्रोडक्ट बनता है वो होता है अमोनिया. और ये अमोनिया बहुत टॉक्सिक होता है. And we cannot excrete the ammonia very easily. So what we do is we convert this toxic ammonia into urea. और ये जो कन्वर्जन की फैक्ट्री है वो लगी हुई है लीवर में. सो बेसिकली हमारी बॉडी में जितना भी अमोनिया है वो लीवर में होना चाहिए और लीवर उस अमोनिया को कन्वर्ट करेगा यूरिया में और यूरिया जो होगा वो एक्सक्रीट हो जाएगा यूरिन के अंदर. So we understood one basic idea that why we have to synthesize urea in our body. Now let's understand how it is going to happen. To understand this, हम क्या करते हैं कि हमारी बॉडी के जो टिश्यू है हम फॉर आवर सिंप्लिसिटी वी डिवाइड इनटू टू ग्रुप्स. लीवर को तो हमने बोल दिया हिपैटिक टिश्यू. बाकी के जो भी टिश्यू बच गए, वेदर इट्स हार्ट, वेदर इट्स किडनी, मसल, ब्रेन, एनीथिंग, दे आर गोइंग टू बी नॉन एक्स्ट्रा हिपैटिक. सो वी हैव डिवाइडेड द टिश्यूज इनटू टू, हिपैटिक एंड एक्स्ट्रा हिपैटिक. अब मान लेते हैं कि आपने यू हैव टेकन सम प्रोटीन विच इज देयर इन योर मसल्स और मे बी समवेयर इन आवर बॉडी. सो protein basically is a chain of amino acid. So here is a protein and this protein is a chain of amino acid. और अभी ये प्रोटीन कहाँ पे पड़ा हुआ है? एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यू में. अब एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यू कुछ भी हो सकता है. इट कैन बी मसल, इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम लीवर. प्रोटीन इज अ चेन ऑफ अमीनो एसिड. इस मान लेते हैं मेरे को इस प्रोटीन को डिस्ट्रॉय करना है, कैटाबोलाइज करना है, तो प्रोटीन को कट करेंगे तो क्या मिलेगा? अमीनो एसिड. डिफरेंट डिफरेंट अमीनो एसिड्स, ग्लूटामेट, ग्लाइसिन, सिस्टीन, वेलिन, अलग अलग अमीनो एसिड मिलेंगे. नाउ what a tissue will do is whenever the tissues will have amino acid and the tissue want to catabolize it further, these amino acids, the different amino acids, these different amino acid, they will be converted into a very particular type of amino acid and the name of that amino acid is glutamate. जितने भी अमीनो एसिड हैं हम सारे अमीनो एसिड को किस में कन्वर्ट करेंगे? ग्लूटामेट में. Now if you convert the different amino acid, be it valine, be it glycine, be it glutamate, be it aspartate or alanine or any amino acid, we'll convert that into glutamate. जब हम सारे different amino acid को glutamate में convert करते हैं, इस process को हम बोलते हैं ट्रांसअमीनेशन. ट्रांसअमीनेशन. अभी आपको ये समझ में आ जाएगा ये हमने किया क्यों. अब ये जो ट्रांसअमीनेशन हुआ है ये हुआ है एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यू में. Now all the amino acid has been converted into glutamate. This glutamate is amino acid. ये तो टॉक्सिक नहीं है. ये ग्लूटामेट क्या करेगा? Via blood from the extrahepatic tissue it will come to the hepatic tissue. Means liver तक आ जाएगा. So this glutamate will travel via the blood and this glutamate will reach in the liver. ये liver के अंदर आ गया ग्लूटामेट. अब ग्लूटामेट की एक प्रॉपर्टी है कि ग्लूटामेट जो होता है, ग्लूटामेट इजीली गिव्स द अमोनिया. ग्लूटामेट में से अमोनिया निकालना बहुत आसान है. दूसरे अमीनो एसिड इतने आसानी से अमोनिया देते नहीं है. और हम प्रोसेस पढ़ रहे हैं बायोसिंथेसिस ऑफ यूरिया. हमारा टारगेट बहुत सिंपल है. बायोसिंथेसिस ऑफ यूरिया कैसे होगा? यूरिया बनेगा किससे? अमोनिया से. तो अमोनिया तो होना चाहिए बनाने के लिए. अमोनिया ग्लूटामेट जो होता है बहुत इजीली दे देता है. इसलिए हमने क्या किया? सारे अमीनो एसिड को ग्लूटामेट में कन्वर्ट कर दिया और ग्लूटामेट गया लीवर के अंदर. लीवर में जाके ग्लूटामेट में से हमने अमोनिया निकाल दिया. इफ यू टेक आउट द अमोनिया फ्रॉम ग्लूटामेट, दिस प्रोसेस विल बी कॉल्ड एज डीअमीनेशन. और ये जो डीअमीनेशन होता है ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, तो इसको हमने बोल दिया ऑक्सीडेटिव डीअमीनेशन. सो नाउ द टास्क वाज सिंपल. जो भी अमीनो एसिड थे पहले अमीनो एसिड को कन्वर्ट किया ग्लूटामेट में, दैट इज ट्रांसअमीनेशन. द ग्लूटामेट विल गो टू द लीवर, यू विल टेक आउट द अमोनिया, दैट इज ऑक्सीडेटिव डीअमीनेशन. हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे रिएक्शंस हो रहे हैं जिससे थोड़ा सा फ्री अमोनिया डिफरेंट टिश्यू में बन जाता है. नाउ for example, let's say skeletal muscle or maybe brain. So there are some extra hepatic tissue जहाँ पे कभी कभी थोड़ा सा फ्री अमोनिया बन सकता है because of some reactions. And we know that ammonia can convert into urea only in the liver. तो हमें अमोनिया को कहाँ पे पहुंचाना होगा? लीवर के अंदर. अगर मान लीजिए मेरे ब्रेन के अंदर थोड़ा सा अमोनिया है, मसल्स के अंदर है, उसको अगर मेरे को यूरिया में कन्वर्ट करना है तो उसको लीवर के अंदर लेके जाना पड़ेगा. बट देयर इज अ प्रॉब्लम. इफ देयर इज अ अमोनिया in the brain or muscle,
द प्रॉब्लम इज अमोनिया को डायरेक्ट ब्लड में तो नहीं डाल सकते बिकॉज ये तो बहुत टॉक्सिक मॉलिक्यूल है। तो क्या होता है कि जितना भी अमोनिया हमारे ब्रेन या लीवर के ब्रेन या मसल्स के अंदर होता है जिसको हमें लेके आना है लीवर के अंदर, तो हम इस अमोनिया को स्पेशल तरीके से पैक कर लेते हैं। एंड इफ यू पैक द अमोनिया विद अ स्पेशल फॉर्मेट, इसको हम बोलने लग जाते हैं फिर दीज आर द ट्रांसपोर्टर्स ऑफ अमोनिया, दीज आर द ट्रांसपोर्टर्स ऑफ अमोनिया एंड नाउ दीज ट्रांसपोर्टर्स will come in the blood. These are the transporters of ammonia and they will come in the blood and they are going to transport the ammonia. बहुत सारे अलग अलग ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, बट अभी के लिए ये सारे ट्रांसपोर्टर क्या करेंगे, एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यू से अमोनिया को लेके आएंगे लीवर के अंदर. सो नाउ द अमोनिया हैज केम and has been delivered all the way to liver. So a lot of ammonia is reaching continuously to your liver. और ये अमोनिया फिर लीवर क्या करेगा, इसको कन्वर्ट करेगा अमोनिया को यूरिया के अंदर, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज यूरिया साइकिल. दिस यूरिया will come in the blood. When the urea comes in the blood, this is referred as the blood urea nitrogen, BUN, जो आपने लैब रिपोर्ट्स के अंदर भी देखा होगा बहुत सी बार, BUN. I will tell you the clinical significance in a while. This urea via the blood now will reach into the kidneys and will get filtered and will be excreted out in the urine. So this is how the biosynthesis of urea occurs. इस पूरे फ्लो चार्ट में हमने दो चीजें सीखी. एक ये सीखा कि यूरिया बनता कैसे, दूसरा हमने ये भी सीखा कि बनाना क्यों है. So how it is happening, let's understand it again. There are total 4 things are happening. In the extrahepatic tissue, whatever amino acid you want to catabolize, first convert all these amino acid into glutamate. ग्लूटामेट में कन्वर्ट किया, ये ग्लूटामेट कहाँ पे आएगा, लीवर में. लीवर में से ग्लूटामेट, लीवर क्या करेगा, ग्लूटामेट में से इट्स गोइंग टू टेक आउट द अमोनिया वाया द ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन. There are some reactions by which some amount of free ammonia can be generated in the different tissue. उनको कौन लेके आएगा, transporters. So ultimately our liver will be loaded with ammonia and now this ammonia will be converted into urea with the help of urea cycle and that will be excreted out easily. So total अगर आप देखो तो total हमने 4 steps किए. The first step was transamination, the second was oxidative deamination, the third was the transporters and the fourth was urea cycle. In the biosynthesis of urea, these are the 4 steps. Now we need to understand the details of these 4. Starting with the first one, transamination. देखिए, स्टेप 1 था ट्रांसअमिनेशन, और जब भी हम कोई भी रिएक्शन डिस्कस करेंगे, यू नीड टू बी वेरी क्लियर विद द गोल ऑफ द रिएक्शन, कि हम ये रिएक्शन कर क्यों रहे. करने का मतलब ये है कि हम अल्टीमेटली प्रोडक्ट क्या चाहते हैं. ट्रांसअमिनेशन में सबस्ट्रेट क्या होगा, प्रोडक्ट क्या होगा. ट्रांसअमिनेशन मीन्स टू कन्वर्ट द डिफरेंट अमीनो एसिड इनटू ग्लूटामेट. तो प्रोडक्ट तो फिक्स है, प्रोडक्ट तो हम ग्लूटामेट बनाना चाहते हैं. किससे बनेगा, तो डिफरेंट अमीनो एसिड से. फ्रॉम द डिफरेंट अमीनो एसिड्स we want to convert the different amino acid into glutamate amino acid. The name of the enzyme is going to be transaminase. और इस transaminase को करने के लिए we require a coenzyme. That is a very important MCQ. That is the active form of vitamin B6. Active form of vitamin B6. The name of vitamin B6 is pyridoxine. And the active form of pyridoxine is called as pyridoxal phosphate, जिसको हम आगे लिखेंगे PLP, pyridoxal phosphate. So transamination, all the amino acid will convert into glutamate, and to convert that, what is the name of enzyme, transaminase. What is the name of coenzyme, PLP. अब होने के लिए तो बहुत सारे एग्जांपल्स होंगे ट्रांसअमिनेशन के, कि आपने एस्पार्टेट को ग्लूटामेट में कैसे कन्वर्ट किया, एलेनिन को ग्लूटामेट में कैसे किया, ग्लाइसिन को कैसे किया. सो वी हैव अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ ट्रांसअमिनेशन रिएक्शन. सारे तो याद नहीं रख सकते और करने भी नहीं है. देयर आर 2 इंपॉर्टेंट ट्रांसअमिनेशन रिएक्शंस. व्हाट आर द 2 इंपॉर्टेंट ट्रांसअमिनेशन रिएक्शंस दे आस्क इज हाउ यू कन्वर्ट द एस्पार्टेट अमीनो एसिड इनटू ग्लूटामेट. एक तो एस्पार्टेट को ग्लूटामेट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, और दूसरा पूछते हैं एलेनिन को ग्लूटामेट में कैसे कन्वर्ट करेंगे. दीज आर द 2 एग्जाम्पल्स विच दे आस्क ऑफ ट्रांसअमिनेशन. नाउ प्रोडक्ट तो फिक्स है, ग्लूटामेट आना ही आना है. जब भी हमारे को ट्रांसअमिनेशन रिएक्शन करना होता है, वी रिक्वायर अ बाई सबस्ट्रेट, एंड द रिक्वायर्ड बाई सबस्ट्रेट इज अल्फा कीटोग्लूट्रेट. विद द हेल्प ऑफ अल्फा कीटोग्लूट्रेट वी आर गोइंग टू डू द ट्रांसअमिनेशन रिएक्शन.
अल्फा कीटोग्लूटेट। जब हम ये ट्रांसअमीनेशन रिएक्शन करते हैं, व्हेन वी डू दिस ट्रांसअमीनेशन रिएक्शन, आई ऑलरेडी टोल्ड यू द नेम ऑफ द एंजाइम इज गोइंग टू बी द ट्रांसअमीनेज, and we require the active form of vitamin B6. सो एंजाइम का नाम और कोएंजाइम तो हमने पहले ही पढ़ लिया था। जब भी हम ट्रांसअमीनेशन कर रहे हैं तो एंजाइम का नाम हो गया ट्रांसअमीनेज, और कोएंजाइम हमें चाहिए होता है विटामिन B6, दैट इज पाइरिडॉक्सिल फॉस्फेट, PLP. So this is how the transamination is to be done. The different amino acid will convert into glutamate. But why these two are the very important examples of transamination कि alanine और aspartate कैसे convert होते हैं? When we do this transamination reaction, you also need to understand and remember that what is the byproduct that you are getting. यहाँ पे byproduct मिलता है हमारे को oxaloacetate, और यहाँ पे byproduct हमें मिलता है pyruvate. इसको कैसे याद रखेंगे हम? इस पूरी रिएक्शंस को, द एग्जांपल्स ऑफ ट्रांसअमीनेशन को हम याद रखेंगे न्यूमोनिक से। द न्यूमोनिक इज SOLP. ये दिखने में थोड़ा सा ऐसा वियर्ड लगता है न्यूमोनिक, बट अभी आपको हम इसको इतनी बार यूज करेंगे ये याद ही हो जाएगा। SOLP ये कैसे काम करता है? तो सो में एस तो हो गया एस्पार्टेट, तो जब भी आप एस्पार्टेट को ग्लूटामेट में कन्वर्ट करेंगे तो बाई प्रोडक्ट जो बनेगा दैट इज ऑक्सिलोएसीटेट। सो एलेनिन में एल, whenever you convert that into glutamate, the byproduct that you get is pyruvate. So इसलिए हमारा निमोनिक हो गया SOLP. एस्पार्टेट से ग्लूटामेट बनता है तो ऑक्सिलोएसीटेट, और यहाँ पे बनेगा पाइरुवेट। इसको हम क्लिनिकली इसको कैसे हम वो कर सकते हैं, कोरिलेट कर सकते हैं। सो सी हियर, इफ आई टेल यू द स्पेसिफिक नेम ऑफ द एंजाइम, ये तो एक ब्रॉड नेम हो गया ट्रांसअमीनेज, कि हमें कोई भी ट्रांसअमीनेशन रिएक्शन करनी तो एंजाइम का नाम हो गया ट्रांसअमीनेज। बट इफ यू सी द पर्टिकुलरली द फर्स्ट वन, यहाँ पे जो ट्रांसअमीनेज यूज करते हैं उसका फुल नेम होता है, एक बार ध्यान से आप यहाँ पे देखिएगा, एक बार यहाँ पे देखिए आप, सीरम ग्लूटामेट ऑक्सैलोएसीटेट ट्रांसअमीनेज, सीरम ग्लूटामेट ऑक्सैलोएसीटेट ट्रांसअमीनेज, SGOT। इसी तरीके से यहाँ पे जो हम यूज करते हैं सीरम ग्लूटामेट पाइरुवेट ट्रांसअमीनेज, SGOT SGPT। सो जब हम एस्पार्टेट को ट्रांसअमीनेशन करते हैं तो एंजाइम का नाम होता है SGOT, और जब एलेनिन को करते हैं तो एंजाइम का नाम होता है SGPT। SGOT और SGPT का दूसरा नाम भी हो सकता है, क्योंकि SGOT का दूसरा नाम जो बनेगा हियर इट इज गोइंग टू बी एस्पार्टेट ट्रांसअमीनेज। एस्पार्टेट को ट्रांसअमीनेज किया तो एस्पार्टेट ट्रांसअमीनेज, और इसका दूसरा नाम हो जाएगा एलेनिन ट्रांसअमीनेज। इसीलिए आपने बहुत सारी लैब रिपोर्ट्स में देखा होगा that when we do the liver function test, we have these value SGOT, SGPT. The alternate name for SGOT, it is aspartate transaminase. The alternate name for SGPT, alanine transaminase. ये सारे फुल फॉर्म यहाँ पे लिखे हुए हैं नीचे, SGOT, SGPT सारे आपके नोट्स के अंदर लिखे हुए हैं। Now why these two reactions are very important? ट्रांसअमीनेशन होने के लिए तो बहुत सारे एग्जाम्पल है, यही दो क्यों? क्योंकि ये एंजाइम्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए क्लिनिकली, SGOT, SGPT। देखते हैं इसका क्लिनिकल कोरिलेशन क्या है। जब भी कोई लीवर में कोई भी डिजीज होती है तो SGOT SGPT बढ़ जाते हैं, तो हमें यह देखना होता है कि कौन सा ज्यादा बड़ा है, SGOT ज्यादा बड़ा है या SGPT ज्यादा बड़ा है। लीवर की डिजीज को हम दो कैटेगरी में ब्रॉडली डिवाइड कर सकते हैं, एल्कोहलिक लीवर डिजीज और नॉन एल्कोहलिक लीवर डिजीज। सो अगर SGOT SGPT रेशियो जो है वो 2:1 से ज्यादा आ रहा है, मतलब SGOT बहुत ज्यादा बड़ा है कंपेयर टू SGPT, तो इट इज गोइंग टूवर्ड्स एल्कोहलिक लीवर डिजीज। दोनों बड़े हैं लेकिन SGOT ज्यादा बड़ा है। लेकिन अगर ये रेशियो 1 से कम आ रहा है, मतलब कि SGPT ज्यादा बढ़ गया, अगर SGPT ज्यादा बढ़ा हुआ आ रहा है किसी पेशेंट में, इट इज गोइंग टुवर्ड्स नॉन एल्कोहलिक लीवर डिजीज, मींस इट इज सजेस्टिव ऑफ सम इन्फेक्शन और सम ऑटो इम्यून रिएक्शंस, नॉन एल्कोहलिक लीवर डिजीज। SGOT जो होता है ये केवल लीवर सेल्स में मिलता है ऐसा नहीं है, SGOT जो होता है वो मसल्स के अंदर मिलता है, स्केलेटल मसल्स के अंदर मिलता है, इट इज देयर इन द कार्डियक मसल। इसीलिए आप देखो कि जो मायोकार्डियल इंफार्क्शन का जो पेशेंट होता है, मायोकार्डियल इंफार्क्शन में क्या होता है कि कार्डियोमायोसाइट्स रप्चर हो जाते हैं और कार्डियोमायोसाइट्स के केमिकल बाहर आ जाते हैं जैसे कि ट्रोपोनिन। तो मायोकार्डियल इंफार्क्शन वाले पेशेंट में कार्डियक मसल्स खराब होंगे, उनके अंदर एक और मॉलिक्यूल ब्लड के अंदर बढ़ जाता है, दैट इज SGOT। तो SGOT लीवर की डिजीज में तो बढ़ता ही बढ़ता है, MI में भी बढ़ जाता है, क्योंकि कार्डियोमायोसाइट्स के अंदर भी SGOT होता है। इन केस ऑफ rhabdomyolysis मीन्स देयर इज बेसिकली रप्चर ऑफ द मसल्स। अगर मसल्स का रप्चर हो जाएगा, मसल के अंदर बहुत सारा SGOT होता है,
अगर मसल्स का रप्चर हो जाएगा तो बहुत सारा एसजीओटी बाहर निकलेगा, और अगर आप एसजीओटी एसजीपीटी का रेशियो निकालोगे उस पेशेंट में, इट इज गोइंग टू बी मोर देन 5:1, 5:1 से भी ज्यादा हो जाएगा। अगर किसी पेशेंट में एसजीओटी एसजीपीटी थाउजेंड्स की रेंज में आ रहा है, नॉर्मली एसजीओटी एसजीपीटी की वैल्यू होती है अप टू 40-45, अगर किसी का एसजीओटी एसजीपीटी आ रहा है 5,000 6,000, then what are the possible diagnosis? If the SGOT SGPTs are there in the thousands, then it is going towards fulminant hepatitis. Fulminant hepatitis हो गया है. It can be seen in ischemic hepatitis. Ischemic hepatitis. It can be seen in drug toxicities. जो हिपेटोटॉक्सिक ड्रग होता है उसके अंदर भी हमारे को एसजीओटी एसजीपीटी थाउजेंड्स में मिल सकता है. सो दीज आर द वेरियस रीजंस वेयर वी कैन हैव द एसजीओटी एसजीपीटी इन थाउजेंड्स. सो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रांसफॉर्मेशन. एक बार ट्रांसफॉर्मेशन को वापस कर लेते हैं. व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन? टू कन्वर्ट द डिफरेंट अमीनो एसिड इनटू ग्लूटामेट. कहां पे होगा? एक्स्ट्राहेपेटिक टिश्यू में होगा. दो ही एग्जांपल याद रखने, एस्पार्टेट और एलेनिन. ये ग्लूटामेट में कैसे कन्वर्ट होंगे? द न्यूमोनिक फॉर दैट वाज SOLP. SOLP से याद किया था हमने. एस्पार्टेट को जब ग्लूटामेट में कन्वर्ट करते हैं तो बाई प्रोडक्ट निकलता है ऑक्सलोएसीटेट, और अगर एलेनिन को ग्लूटामेट में कन्वर्ट करते हैं तो बाई प्रोडक्ट निकलता है पाइरुवेट. नाउ कमिंग टू द सेकंड रिएक्शन. द फर्स्ट वाज ट्रांसअमीनेशन. आपने ग्लूटामेट बना दिया. अब ये ग्लूटामेट कहां जाएगा? लीवर में. और लीवर में इसके अंदर से क्या निकालेंगे हम? अमोनिया. दैट इज ऑक्सीडेटिव डीअमीनेशन. नाउ टू अंडरस्टैंड दिस वी नीड टू अंडरस्टैंड अ थंब रूल. हमारे लिए बायोकेमिस्ट्री में टोटल 3 थंब रूल्स हैं. द फर्स्ट थंब रूल इज, किसी भी बायोकेमिस्ट्री की रिएक्शन में इफ यू सी दैट इन एनी रिएक्शन, इफ यू सी NAD और NADH और FADH, अगर आपको किसी भी रिएक्शन के अंदर ये मॉलिक्यूल्स देखने को मिल जाते हैं तो उस रिएक्शन में एंजाइम का नाम होगा डिहाइड्रोजिनेस. If anywhere you are able to see NAD, NADH or FAD, FADH, the name of the enzyme is dehydrogenase. Just keep this in mind. The things will be very smooth afterwards. Coming to the step number 2. Step number 2, glutamate liver में पहुंच गया. Liver में उसके अंदर से अमोनिया निकालना है. So the step number 2, the place that is going to occur, it is going to be occurring in the hepatic tissue. Basically हम क्या करने वाले इसके अंदर? तो सेकंड स्टेप था हमारा ऑक्सीडेटिव डीअमीनेशन. ऑक्सीडेटिव डीअमीनेशन. तो ग्लूटामेट जो लीवर के अंदर पहुंच गया, इसके अंदर से हमारे को अमोनिया निकालना है. दिस इज द रिएक्शन दैट वी वांट टू डू. अब जब भी आपको किसी रिएक्शन में ऑक्सीडेटिव वर्ड दिखता है, ऑक्सीडेटिव वर्ड मींस ऑक्सीजन चाहिए. ऑक्सीजन कहां पर मिलता है? माइटोकॉन्ड्रिया में. सो व्हेनेवर इन एनी रिएक्शन इफ यू सी ऑक्सीडेटिव वर्ड इज देयर, दैट रिएक्शन इज गोइंग टू अकर इन द माइटोकॉन्ड्रिया. सो ऑक्सीडेटिव डीअमीनेशन कहां पे होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में. जब ग्लूटामेट में से आप अमोनिया निकालते हो तो इस रिएक्शन के अंदर NAD जो होता है वो कन्वर्ट होता है NADH में. और हमें पता है कि जब भी NAD NADH आता है किसी भी रिएक्शन में तो एंजाइम का नाम हो जाता है डिहाइड्रोजिनेस. सो यहां पे एंजाइम का नाम हो जाएगा ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेस. So that is the step number 2. Coming to the step number 3, the transport. जब भी आपको कहीं पे भी कंफ्यूजन आ रहा है, आपको स्टार्टिंग के फ्लो चार्ट पे जाना है और वहां से क्लियर हो जाएगा स्टेप्स आए कहां से थे. अब स्टेप नंबर 3 है ट्रांसपोर्ट अर्ट्स ऑफ द अमोनिया. हमारी बॉडी में अगर कहीं कहीं पे थोड़ा बहुत अमोनिया फ्री बन जाता है तो उसको लीवर तक लेके आना पड़ेगा, और उसके लिए अलग अलग ट्रांसपोर्टर्स चाहिए. जैसे कि हम स्केलेटल मसल से अगर मेरे को अमोनिया लेके आना है लीवर के अंदर, तो कैसे लेके आएंगे? मान लेते हैं ये स्केलेटल मसल है और इसके अंदर थोड़ा सा अमोनिया यहाँ पे पड़ा हुआ है और मुझे ये अमोनिया लेके आना है लीवर के अंदर. तो मसल्स क्या करती है? मसल्स एनर्जी के लिए ग्लूकोज को यूज करती है. मसल्स ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस करती है और उसका प्रोडक्ट बनता है पाइरुवेट. और पाइरुवेट, दिस इज अ प्रोसेस दैट इज ग्लाइकोलाइसिस, जो हम आगे कार्बोहाइड्रेट चैप्टर में पढ़ेंगे. ग्लूकोज को कैसे ब्रेक डाउन करते हैं तो ग्लाइकोलाइसिस करते हैं, पाइरुवेट बनता है. मान लेते हैं मसल्स के अंदर अमोनिया पड़ा है, इसको लेके आना है, तो मसल्स के अंदर पाइरुवेट भी बनता है. ये पाइरुवेट और अमोनिया ये दोनों आपस में मिल जाते हैं और ये एक मॉलिक्यूल बनाते हैं दैट इज एलेनिन. ये एलेनिन तो बहुत इजीली ब्लड के अंदर आ जाएगा, देयर इज नो प्रॉब्लम. एलेनिन इज नॉट टॉक्सिक एंड वाया ब्लड दिस एलेनिन विल रीच ऑल द वे टू लीवर.
ये लीवर तक पहुंच जाएगा। जब ये लीवर में पहुंचेगा तो एलेनिन जो होगा ये वापस से बाइफर्केट हो जाएगा दो में, वन इज योर पाइरुवेट एंड अनदर इज योर द ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल दैट वाज अमोनिया। सो बेसिकली हमें अमोनिया को लेके आना था मसल से लीवर तक, हम लेके आ गए। और इसको कौन लेके आया है? इट हैज टेकन विद द मॉलिक्यूल विद द नेम ऑफ एलेनिन। सो दिस इज इंपॉर्टेंट एमसीक्यू दैट दे आस्क कि अमोनिया का ट्रांसपोर्टर मसल से कौन है? एलेनिन है। ये तो यहां पे खत्म हो गया, बट क्योंकि हम यहां तक पहुंच गए तो यहां पे थोड़ा सा ऐड कर लेते हैं। ये जो पाइरुवेट पहुंचा इसका क्या होगा? अमोनिया का तो हमें समझ में आ रहा है कि अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट हो जाएगा, बट इस पाइरुवेट का क्या करना है? ये जो पाइरुवेट होता है ये लीवर इस पाइरुवेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर सकता है। और अगर आप ग्लूकोज बॉडी के अंदर बनाते हो तो इसको हम बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। एंड नाउ दिस ग्लूकोज विल कम इन द ब्लड एंड वाया ब्लड दिस ग्लूकोज कैन बी रीयूटिलाइज्ड इन द मसल। सो ये पूरा साइकिल चलता रहता है जिसको हम बोलते हैं ग्लूकोज एलेनिन साइकिल, और जिसको दूसरा नाम होता है काइल्स साइकिल। इज द ग्लूकोज एलेनिन साइकिल और काइल साइकिल। इस पूरी काइल साइकिल में जो सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, व्हाट इज द नेम ऑफ द ट्रांसपोर्टर? द नेम ऑफ द ट्रांसपोर्टर ऑफ अमोनिया फ्रॉम मसल, इट इज एलेनिन। कमिंग टू द सेकंड वन, हाउ वी कैन ट्रांसपोर्ट द अमोनिया फ्रॉम द ब्रेन टू द लीवर। ब्रेन से लीवर तक कैसे लेके आएंगे? तो मान लेते हैं ये ब्रेन के अंदर थोड़ा सा अमोनिया पड़ा हुआ है और इसको लेके आना है। तो ब्रेन के अंदर एक अमीनो एसिड मिलता है हमारे को, ग्लूटामेट। तो जितना भी अमोनिया होता है वो ग्लूटामेट के साथ क्लब कर सकता है और एक मॉलिक्यूल बनाता है दैट इज कॉल्ड एज ग्लूटामाइन। एंड दिस ग्लूटामाइन विल कम इन द ब्लड एंड विल बी ट्रांसपोर्टेड ऑल द वे टू द लीवर। ये यहां पे आ जाता है और जैसे ही यहां पे आएगा इट इज गोइंग टू बाइफर्केट इनटू टू। One is the ammonia and second is the glutamate. So again the same question they ask that if we want to transport the ammonia from the brain to the liver, what is the name of the transporter? The name of the transporter is glutamine. और अमोनिया और ग्लूटामाइन जब आपस में मिलते, अमोनिया और ग्लूटामेट जब आपस में मिलते हैं, इसको बायोकेमिस्ट्री की लैंग्वेज में हम बोलते हैं ट्रैपिंग ऑफ द अमोनिया इन द ब्रेन। सो दिस पर्टिकुलर थिंग is written in the textbook as the first line trapping of the ammonia in the brain. This is called as first line trapping of ammonia. हम अमोनिया को ट्रैप कर रहे हैं, first line trapping of ammonia. And who is doing that? We are taking ammonia, we are using glutamate and we are making the glutamine. That is called as the first line trapping of ammonia. So now we have understood the three steps. एक बार रिवाइज कर लेते हैं very quickly. What are the three steps? सबसे पहले all the different amino acid you have converted into glutamate. वो glutamate कहाँ पे आया था? लीवर में। लीवर में से उसके अंदर से क्या निकाला था हमने? अमोनिया. That was oxidative deamination. The third was there was some free ammonia in the body. How we have brought it to the liver? That was via transporter. Either it was alanine or glutamine. Now your liver is loaded with ammonia. बहुत सारा अमोनिया आ गया लीवर में। इस अमोनिया को किस में कन्वर्ट करना है? यूरिया में। And who is going to do that? Urea cycle. To go to the urea cycle, let's understand the second thumb rule. What is the second thumb rule is? To understand the difference between the synthase and synthetase. मान लेते हैं हमने we have taken two small molecules. आपने दो small molecules लिए और उनको join करके एक बड़ा molecule बनाया. If you are synthesizing a big molecule without using ATP, you are not using ATP and you are synthesizing a bigger molecule, then the name of enzyme is going to be synthase. But if you are taking two small molecules, you are joining, you are making a bigger molecule and you are using energy, you are using ATP, then the name of enzyme is going to be synthetase. So basically I am trying to make you understand the difference between synthase and synthetase. दो स्मॉल मॉलिक्यूल को जोड़ के बड़ा बनाया तो या तो सिंथेज होगा या सिंथेटिस होगा। एनर्जी नहीं यूज की तो सिंथेज, यूज करके बनाया तो सिंथेटिस। नाउ लेट्स go to the step number 4, that is the urea cycle. This is the most important step in this entire chapter because बहुत सारे क्लिनिकल डिजीज यहीं से एसोसिएट करेंगे। देखिए अभी तक क्या हुआ है वो हम समझ लेते हैं। अभी तक जो हमने सीखा वो ये था कि हमने बॉडी के अलग अलग जगह से अलग अलग तरीके से कैसे भी करके हम लीवर तक अमोनिया को लेके आए, लीवर तक अमोनिया को लेके आए। कैसे कैसे लेके आए? वन वॉज वी हैव गॉट द अमोनिया इन द फॉर्म ऑफ ग्लूटामेट, ग्लूटामेट के फॉर्म में लेके आए थे, फिर ग्लूटामेट से निकाल लिया था। देन वी हैव गॉट द अमोनिया
from the muscle with the help of the molecule alanine. Then we have got the ammonia with the help of the molecule glutamine. These are the different ways by which we have taken the ammonia in the liver. अब हमारा टारगेट क्या है, इस अमोनिया को कन्वर्ट करना है यूरिया के अंदर, और ये करेगा यूरिया साइकिल. Then this urea will go in the blood, and via blood it will reach in the kidneys, will get filtered, and it will be excreted out. Now when we talk about this urea cycle, the step number 4, that is the urea cycle, this urea cycle is going to occur in the hepatic tissue. लीवर के अंदर होगा. लीवर के अंदर ये कहाँ पे होगा? तो लीवर में when it comes to urea cycle there are total 5 reactions. total 5 reactions होगी. Out of these 5 reaction, जो फर्स्ट और जो सेकंड रिएक्शन होता है, ये तो होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ रिएक्शन ये होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर. सो यूरिया साइकिल में टोटल 5 रिएक्शन है. फर्स्ट 2 तो माइटोकॉन्ड्रिया में, रिमेनिंग 3 कहाँ हो गए? साइटोप्लाज्म में. सो अगर आपसे पूछे कि यूरिया साइकिल कहाँ पे होता है, तो आई कैन से इट इज पार्टली इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड पार्टली इन साइटोप्लाज्म. Partly in mitochondria and partly in cytoplasm. Now let's see how it is going to be done. See, whenever, जब भी हम कोई भी रिएक्शन करें, आपके दिमाग में सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट क्लियर होना चाहिए. यूरिया साइकिल में सबस्ट्रेट क्या है? अमोनिया. बनाना क्या चाहते, अमोनिया, एंड बनाना क्या चाहते हो? यूरिया. सो दिस इज the hepatocyte, and here is the mitochondria, and outside the mitochondria you can see the cytoplasm. The starting molecule is going to be the ammonia, and ultimately we want to make urea. The first 2 reactions are going to occur in the cytoplasm. तो सबसे पहले क्या होता है, ये अमोनिया क्लब करता है कार्बन डाइऑक्साइड से और एक मॉलिक्यूल बनाता है जिसका नाम होता है कार्बोमाइल फॉस्फेट. इस कार्बोमाइल फॉस्फेट, मतलब ये 2 छोटे मॉलिक्यूल है, आपस में जुड़ के एक बड़ा मॉलिक्यूल बना रहे. इसको बनाने के लिए हमें 2 ATP की रिक्वायरमेंट होती है. 2 ATPs आर रिक्वायर्ड विच कन्वर्ट्स इनटू 2 ADP. Because you are using energy to synthesize a bigger molecule, so the name of enzyme is going to be synthetase. और क्योंकि आपने कार्बोमाइल फॉस्फेट बनाया, तो एंजाइम का नाम हो जाएगा कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेस 1. कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेस 1, इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं CPS1. ये CPS1 जो होता है ना, ये मोस्ट लेजी एंजाइम ऑफ दिस यूरिया साइकिल. मोस्ट लेजी एंजाइम, जो सबसे लेजी एंजाइम होता है, उसको हम बोलते हैं रेट लिमिटिंग स्टेप. आपने क्वेश्चन सुना होगा बार बार, व्हाट इज द रेट लिमिटिंग स्टेप ऑफ दिस साइकिल, दैट साइकिल. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेट लिमिटिंग स्टेप? द लेजीएस्ट एंजाइम, जो सबसे स्लो एंजाइम होता है ना उस पूरे रिएक्शन का, उसको हम बोलते हैं रेट लिमिटिंग एंजाइम. तो इस पूरे यूरिया साइकिल में सबसे लेजी एंजाइम है CPS1. ये CPS1 इतना लेजी है कि इसको एक्टिवेट करने के लिए हमें एक एक्टिवेटर चाहिए होता है, और उस एक्टिवेटर का नाम होता है नाग. सो बेसिकली नाग आता है और इस नाग इसको एक्टिवेट करता है. Nag is going to activate this. The Nag, full form of the Nag is N-acetyl glutamate. That is written below after the cycle, N-acetyl glutamate. This is the first reaction. Then what happens is, we have ornithine molecule in the cytoplasm. हमारे cytoplasm के अंदर ornithine के molecule होते हैं. ये ornithine के molecule यहाँ से अंदर आ जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में. कैसे अंदर आते हैं? By using a transporter. The name of this transporter is ornithine transporter 1. With the help of ORNT1, these ornithine molecules will come inside. And now this carbamyl phosphate and ornithine, ये जो molecule है, इसके अंदर क्या होता है कि ये carbamyl group जो है, this carbamyl group will be transferred on the ornithine. इस carbamyl group को ornithine के ऊपर transfer करते हैं. And when you transfer the carbamyl group on the ornithine, the name of the enzyme is going to be transcarbamylase. The name of the enzyme is transcarbamylase. और क्योंकि हमने ornithine के ऊपर ट्रांसफर किया है, तो एंजाइम का नाम हो जाएगा ornithine transcarbamylase. और एंजाइम का नाम हो जाएगा ornithine transcarbamylase, क्योंकि हमने कार्बोमाइल ग्रुप को ट्रांसफर किया है किसके ऊपर? ornithine के ऊपर. ornithine transcarbamylase. The full form is there below the diagram. The molecule that we are going to get जब हम ये कर लेते हैं, जो प्रोडक्ट बनता है, दैट इज सिट्रोलिन. सो फर्स्ट 2 रिएक्शंस आर अकरिंग इन द माइटोकॉन्ड्रिया. अब ये सिट्रोलिन जो होता है, ये साइटोप्लाज्म में आ जाता है. जब ये सिट्रोलिन साइटोप्लाज्म में आता है, देयर इज अ पार्टिकल विच इज गोइंग टू जॉइन द यूरिया साइकिल इन द थर्ड रिएक्शन, मीन्स इन द लेटर हाफ. द नेम ऑफ दिस मॉलिक्यूल इज एस्पार्टेट.
एस्पार्टेट। अब यहाँ पे एस्पार्टेट इस यूरिया साइकिल के अंदर ज्वाइन होता है। सो सिट्रुलिन और एस्पार्टेट दो मॉलिक्यूल हैं, ये दोनों आपस में चिपकते हैं और बड़ा मॉलिक्यूल सिंथेसाइज करते हैं। और इस सिंथेसिस रिएक्शन में हमारे को एटीपी की रिक्वायरमेंट भी होती है। ये एटीपी कन्वर्ट हो जाता है एएमपी में, बिकॉज यू आर टेकिंग टू स्मॉल मॉलिक्यूल, joining them, making a bigger molecule with the help of ATP. The molecule, the bigger molecule that we are going to generate, it is called as arginosuccinate. और क्योंकि हमने इसको बनाने के लिए ATP यूज किया है, तो एंजाइम का नाम हो जाएगा आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेटेज। Arginosuccinate synthetase. Now this arginosuccinate is a very huge molecule. This arginosuccinate is going to split into two. ये दो में टूटेगा. One is the arginine and the fumarate. So basically, whenever you break down, that is a lysis reaction. So the name of enzyme is arginosuccinate lyase. That is the step number 4. आर्जिनोसक्सिनेट लाइएस को कभी कभी एमसीक्यू के अंदर शॉर्ट करके लिखते हैं आर्जिनोसक्सिनेस। आर्जिनोसक्सिनेस और आर्जिनोसक्सिनेस लाइएस इज द सेम थिंग। दिस arginine is going to further split into two smaller molecule. One is the urea and the ornithine. Now this arginine is going to split into two. Again lysis reaction हो रहा है, but इसको करने के लिए हमें वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। और क्योंकि हम एक बड़े मॉलिक्यूल को तोड़ के छोटा बना रहे हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर, सो द नेम ऑफ द एंजाइम इज गोइंग टू बी हाइड्रोलाइसिस। इट्स अ हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन, सो द नेम ऑफ एंजाइम इज हाइड्रोलेस, सो इट इज आर्जिनिन हाइड्रोलेस। या फिर इसको लिखते हैं हम आर्जिनेस। एंड दिस वाज ओवर टारगेट मॉलिक्यूल। हमने अमोनिया से यूरिया बना दिया। अब ये यूरिया कहां पे आ जाएगा? दिस यूरिया विल कम इन द ब्लड, and once the urea will come in the blood, this is referred as the blood urea nitrogen. Now via the blood, this urea molecule will reach all the way to the kidney and will get filtered and will be thrown out. So this is how the ammonia will be converted into urea and that urea will be thrown out. Now what to do with this ornithine molecule? ये ornithine molecule का क्या करना है? ये ornithine वापस से यूज आ जाता है। ये ornithine यहाँ से अंदर चला जाता है और वापस यूज आ जाता है। This will be reused. इसीलिए यूरिया साइकिल का दूसरा नाम हो जाता है ऑर्निथिन साइकिल, क्योंकि आप देखो ऑर्निथिन को हम वापस से यूज कर रहे हैं, ऑर्निथिन इज गेटिंग रीयूटिलाइज्ड, सो इसका दूसरा नाम हो जाता है ऑर्निथिन साइकिल। सो हम यहां पे लिख लेते हैं यूरिया साइकिल इज आल्सो कॉल्ड एज ऑर्निथिन साइकिल। दिस इज आल्सो कॉल्ड एज कर्ब्स-हेंसलेट साइकिल। ऑर्निथिन साइकिल और द कर्ब्स-हेंसलेट साइकिल। सो यूरिया साइकिल, ऑर्निथिन साइकिल और द कर्ब्स-हेंसलेट साइकिल। क्या क्या किया हमने इसमें? टोटल 5 रिएक्शन। आउट ऑफ 5 रिएक्शन, हाउ मेनी इन द माइटोकॉन्ड्रिया? 2. हाउ मेनी इन द साइटोप्लाज्म? रिमेनिंग 3. But ultimately, of all the 5 reactions, the ammonia has converted successfully into urea. बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट के साथ एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम आती है। बच्चों को ऐसा लगता है, आप लोगों को, कि इसके अंदर इतने सारे साइकिल्स हैं, हम कैसे इनको याद करेंगे, कैसे इनको सबको क्रैम करेंगे, कैसे हम यूटिलाइज करेंगे। See, when it comes to competitive exam, we don't have to worry about the cycles because कोई आपसे एग्जाम में ये नहीं पूछेगा write down the entire Krebs cycle or urea cycle. They ask some specific particular questions from these pathway and we have to give emphasis on that. तो किसी को भी ये नहीं करना है कि यूरिया साइकिल को 50 बार लिख के रट रहे, there is no point, आप भूल जाएंगे। इससे ज्यादा हम हमको एम्फेसाइज ये करना है वो यहाँ से पूछता क्या है, हमको वो पॉइंट याद करने, ये तो हमारे समझने के लिए था। अब देखिए क्या, मैं आपको हर साइकिल के बाद में ये बताऊंगा द पॉइंट्स टू रिमेंबर फ्रॉम यूरिया साइकिल, पॉइंट्स टू रिमेंबर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर साइकिल। सो लेट्स कम टू द फर्स्ट पॉइंट, द एनर्जेटिक्स। आप देखो इस पूरी यूरिया साइकिल में हमने कितनी एनर्जी को इन्वेस्ट किया। फर्स्ट रिएक्शन में दो वी हैव यूज्ड 2 ATPs which have converted into 2 ADPs and in the third reaction we have used 1 ATP which has converted into AMP. सो अगर आप देखो टोटल हमने कितने ATP यूज कर लिए, 2 ATP तो यहां पे यूज कर लिए, 1 ATP थर्ड रिएक्शन में यूज कर लिया। सो टोटल ATP जो हमने यूज कर लिया दैट इज 3। टोटल ATPs जो हमने यूज किया दैट इज 3। बट इफ दे चेंज द क्वेश्चन दैट हाउ मेनी फॉस्फेट यू हैव यूज्ड, जब ATP ट्राइफॉस्फेट कन्वर्ट्स इनटू मोनोफॉस्फेट, ट्राई से मोनो में कन्वर्ट हुआ तो कितने फॉस्फेट निकल गए? 2 फॉस्फेट। सो वी हैव यूज्ड 2 फॉस्फेट हियर।
एंड व्हेन इन द फर्स्ट रिएक्शन द ट्राइफॉस्फेट इज कन्वर्टिंग इनटू डाइफॉस्फेट, तो कितना फॉस्फेट मिसिंग हुआ है? 1. बट ये रिएक्शन कितनी बार हुआ है? टोटल 2 times. 2 ATPs has converted into 2 ADPs. So I can say total how many phosphate has been used? 2. So 2 plus 2. The overall total phosphate to be used is 4. 4. So अगर आपसे पूछा जाए यूरिया साइकिल में कितने ATP यूज हुए? 3. कितने फॉस्फेट यूज किए? 4. What is the rate limiting enzyme? I told you the laziest enzyme is called as the rate limiting enzyme. And what is the most lazy enzyme in the urea cycle? CPS1. ये इतना लेजी है क्योंकि इसको एक्टिवेट करने के लिए हमें एक एक्टिवेटर चाहिए और उस एक्टिवेटर का नाम क्या है? नाग, एन एसिटाइल ग्लूटामेट. एन एसिटाइल ग्लूटामेट, दैट इज द एक्टिवेटर ऑफ CPS1. टोटल 5 रिएक्शंस थे, टोटल 5 रिएक्शंस, सो देयर शुड बी 5 एंजाइम्स. They ask a question, what is the 6th enzyme of urea cycle? Overall there are only 5 enzymes, but they ask what is the 6th enzyme of urea cycle? This NAG is considered as the 6th enzyme of urea cycle. Considered as the 6th enzyme of urea cycle. What is the cytoplasmic enzyme of urea cycle? What is the meaning of that? यूरिया साइकिल कुछ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हुआ था, कुछ साइटोप्लाज्म के अंदर हुआ था. 2 रिएक्शंस इन माइटोकॉन्ड्रिया, 3 इन साइटोप्लाज्म. सो दे आस्किंग व्हिच इज द साइटोप्लाज्मिक एंजाइम्स, which are the mitochondrial enzymes. So we should know which is cytoplasmic, which is mitochondrial. If you see the cytoplasmic enzymes, एक बार cytoplasmic enzymes के नाम देखिए आप. arginine synthetase, arginine ligase and arginine hydrolase. Cytoplasmic enzyme जो हैं यूरिया साइकिल के, they are starting with the alphabet A. So we don't have to remember कौन सा साइटोप्लाज्मिक है, कौन सा माइटोकॉन्ड्रियल है. हमें ये याद रखना साइटोप्लाज्म वाले A से चालू होते हैं. So the cytoplasmic enzyme of urea cycle starts with the alphabet A. A से जो भी चालू होगा साइटोप्लाज्मिक है. What is the formula of urea? यूरिया जो हमने बनाया उसका फॉर्मूला क्या है? The formula of urea is NH2 CO NH2 NH2 CO NH2. अगर आप यूरिया साइकिल की पहली स्टेप देखो तो फर्स्ट स्टेप में हमने चालू किया था, एक कार्बन डाइऑक्साइड लिया था, एक अमोनिया लिया था. तो ये जो नाइट्रोजन है यूरिया साइकिल में हमने जब चालू किया था तो एक अमोनिया और एक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ चालू किया था. सो दिस नाइट्रोजन हैज केम फ्रॉम द अमोनिया मॉलिक्यूल, दिस CO ग्रुप हैज केम फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड. ये कहां से आ गया दूसरा नाइट्रोजन? ये किसने दिया? I told you there was one molecule which was joining the urea cycle in the third step, in the latter half. And what was the name of that? Aspartate. So ये बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ आता है कि यूरिया साइकिल के अंदर जो यूरिया बनता है उस यूरिया में नाइट्रोजन कहां से आया? एक तो अमोनिया से आया है, दूसरा नाइट्रोजन किसने दिया? एस्पार्टेट ने दिया. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट MCQ. Now coming the clinical correlations. What are the clinical correlation is? See, there are total 5 steps to be done. अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड जो सबसे पहले मिलते हैं और कार्बोमाइल फॉस्फेट बनाते हैं, उसके लिए एंजाइम का नाम था CPS1. फिर उससे बनता था हमारा सिट्रुलिन. कैसे बनता था? तो ऑर्निथिन आया था अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और कौन से ट्रांसपोर्टर के थ्रू आता था? मान लेते हैं यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया है एंड हियर इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइटोप्लाज्म. सो ऑर्निथिन हैज केम इन द माइटोकॉन्ड्रिया विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टर. व्हाट इज द नेम ऑफ द ट्रांसपोर्टर? ऑर्निथिन ट्रांसपोर्टर 1. ये लेके आता था. And the name of the ornithine was clubbing with the carbamyl phosphate, and the name of enzyme was ornithine transcarbamylase. और इस तरीके से चलता रहता था. अल्टीमेटली यूरिया बनता था और ये यूरिया अल्टीमेटली ब्लड के अंदर आता था, और जब यूरिया ब्लड में आता था हम उसको बोलते थे ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, और फिर यहाँ से होता हुआ यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता था. सो कुछ इस तरीके से हमने यूरिया साइकिल को पढ़ा. टोटल 5 रिएक्शन, फर्स्ट 2 इन द माइटोकॉन्ड्रिया एंड रिमेनिंग 3 इन द साइटोप्लाज्म. बट मान लीजिए एक बच्चा है, उसके अंदर इसमें से कोई एंजाइम है ही नहीं, उसके अंदर बाई बर्थ इसमें से कोई एंजाइम मिसिंग है. लेट्स से फॉर एग्जांपल CPS1 एंजाइम नहीं है. अगर CPS1 एंजाइम नहीं होगा तो यूरिया साइकिल नहीं चलेगा तो अल्टीमेटली कौन सा मॉलिक्यूल इकट्ठा होने लग जाएगा? अमोनिया. और फॉर दैट मैटर एनी एंजाइम, इफ द यूरिया साइकिल विल नॉट रन, अल्टीमेटली अमोनिया इज गोइंग टू एक्यूमुलेट इन द बॉडी and that is called as hyperammonia, और अमोनिया is a very toxic molecule. So what I am saying is कि जब भी यूरिया साइकिल अच्छे से काम नहीं करता तो अमोनिया बढ़ जाता है और उसको हम बोलते हैं हाइपर अमोनिया. सो अगर किसी को CPS1 की डेफिशिएंसी है, और उसकी वजह से अमोनिया बढ़ता है, इसको हम बोलते हैं हाइपर अमोनिया टाइप 1.
अगर किसी को ओटीएस ऑर्निथिन ट्रांसकार्बोमाइलेज की डेफिशिएंसी थी और उसकी वजह से अमोनिया बढ़ गया बॉडी के अंदर, तो उसको हमने बोल दिया हाइपर अमोनिया टाइप 2। अगर किसी में ऑर्निथिन ट्रांसपोर्टर काम नहीं कर रहा है तो भी यूरिया साइकिल नहीं चलेगा तो अमोनिया बढ़ेगा, और इसको हम बोलते हैं ट्रिपल एच सिंड्रोम। सो आप देखो, मैंने आपको 3 कॉजेस बताए अमोनिया बढ़ने के। अगर CPS1 की डेफिशिएंसी से अमोनिया बढ़ा, हाइपर अमोनिया टाइप 1। ऑर्निथिन ट्रांसकार्बोमाइलेज की वजह से बढ़ा, टाइप 2। ऑर्निथिन ट्रांसपोर्टर नहीं कर चल रहे थे और उसकी वजह से बढ़ा, तो ट्रिपल एच सिंड्रोम। इन तीनों ही कंडीशन में अमोनिया बढ़ेगा। सो I can, if I write down the things here, and one more thing before going to the next point, that in all these reactions the urea cycle is not working, means ammonia is not converting into urea। जब यूरिया बनेगा ही नहीं तो यूरिया ब्लड में नहीं आएगा, तो इन तीनों ही कंडीशन में ब्लड यूरिया नाइट्रोजन के लेवल्स कम हो जाएंगे। सो वेदर इट इज हाइपर अमोनिया टाइप 1, टाइप 2 और ट्रिपल एच सिंड्रोम, in all these 3 conditions the ammonia is going to be increased in the body, whereas the blood urea nitrogen is going to be less। हाइपर अमोनिया क्यों हुआ था? हाइपर अमोनिया वॉज अ डिफेक्ट ऑफ CPS1। हाइपर अमोनिया टाइप 2 वॉज अ डिफेक्ट ऑफ ऑर्निथिन ट्रांसकार्बोमाइलेज, एंड ट्रिपल एच सिंड्रोम वॉज द डिफेक्ट ऑफ ऑर्निथिन ट्रांसपोर्टर 1। इन तीनों में अमोनिया बढ़ेगा, लेकिन अब पता कैसे लगेगा? मान लीजिए एक बच्चा है जिसके अंदर अमोनिया बढ़ा हुआ है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन कम है, कैसे पता लगाएंगे कि उसको टाइप 1 है, टाइप 2 है, ट्रिपल एच सिंड्रोम है? कैसा पता लगाएंगे? MCQ के अंदर कम से कम। टाइप 2 जो होता है, टाइप 2 इट इज एसोसिएटेड विथ ओरोटिक एसिड यूरिया। मींस अगर किसी MCQ में ऐसा लिखा हुआ है कि देयर इज अ चाइल्ड, ही इज हैविंग इंक्रीज अमाउंट ऑफ अमोनिया एंड ही इज हैविंग ओरोटिक एसिड कमिंग इन द यूरिन, अगर हाइपर अमोनिया के MCQ के अंदर ओरोटिक एसिड लिखा हुआ है तो वो जा रहा है टाइप 2 की तरफ। टाइप 1 के साथ ओरोटिक एसिड का कोई लेना देना नहीं है। When it comes to triple H syndrome, what is the meaning of triple H here is, ट्रिपल H का फुल फॉर्म ये है, ट्रिपल H में पहला H तो हो गया हाइपर अमोनिया, हाइपर अमोनिया। द सेकंड H स्टैंड्स फॉर हाइपर ऑर्निथिनेमिया, हाइपर ऑर्निथिनेमिया, एंड द थर्ड H स्टैंड्स फॉर होमोसिट्रुलिनेमिया। So if in the MCQ they have written that there is a child is having increased amount of ammonia, along with that there is increased amount of ornithine, there is increased amount of citrulline, then it is going towards the triple S syndrome. So now it is easy for us how to identify in the MCQ whether it is type 1, type 2 or triple S syndrome. ओरोटिक एसिड लिखा है तो टाइप 2, कुछ नहीं लिखा है तो टाइप 1, और होमोसिट्रुलिन, ऑर्निथिन ये सब लिखा हुआ है तो ट्रिपल एस सिंड्रोम। Now we are talking so much of amount hyperammonia, that ammonia is very toxic. तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? See here, let's talk about the hyperammonia. How the patient is going to present if someone is having increased amount of ammonia? How the patient is going to present to us? So for example, let's say there is a patient and his name was Dharmender. Dharmender जो था, he was chronic alcoholic. क्रॉनिक एल्कोहलिक, अभी आप क्रॉनिक एल्कोहलिक नहीं हुए, आप तो पिछले 4-5 साल से 1-2 साल से दारू पी रहे हो। जो लोग 20-25 साल से दारू पी रहे हैं, दीज आर द क्रॉनिक एल्कोहलिक। और जो भी क्रॉनिक एल्कोहलिक होता है उनका लीवर खराब हो सकता है। सो धर्मेंद्र का भी लीवर खराब हो गया था। ही वॉज अ क्रॉनिक एल्कोहलिक, एंड क्रॉनिक एल्कोहलिक होने की वजह से उसका लीवर खराब हो गया। और लीवर का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, अभी हमने सीखा, टू कन्वर्ट द अमोनिया इनटू यूरिया। अमोनिया को यूरिया में बनाता है लीवर। अब क्योंकि धर्मेंद्र का तो लीवर कॉम्प्रोमाइज हो गया है, ही इज हैविंग क्रॉनिक लीवर डिजीज, ही हैड डेवलप्ड सीरोसिस, क्योंकि उसके अंदर सीरोसिस हो गया तो ये रिएक्शन अच्छे से नहीं हो रहा है। दिस रिएक्शन इज नॉट हैपनिंग। इफ दिस रिएक्शन इज नॉट हैपनिंग, द अमोनिया इज गोइंग टू बिल्ड अप इन द बॉडी एंड द अमोनिया इज गोइंग टू इंक्रीज। नाउ अमोनिया इज गोइंग टू इंक्रीज इन द बॉडी, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये अमोनिया आया कहां से। लीवर कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है, ये समझ में आया, बट लीवर के अंदर अमोनिया आया कहां से था? लीवर के अंदर 2 जगह से अमोनिया आ रहा है। एक, जो खाने में आप प्रोटीन खाते हो, द प्रोटीन दैट यू आर टेकिंग इन द डाइट, दिस प्रोटीन इज गेटिंग एब्सॉर्ब द अमीनो एसिड्स, एंड दिस अमीनो एसिड्स आर गेटिंग मेटाबोलाइज्ड, एंड अल्टीमेटली यू आर गेटिंग द अमोनिया। देयर इज वन मोर प्लेस फ्रॉम वेयर द अमोनिया इज कमिंग, that is the commensal bacterias, the good bacterias of the intestine. जो हमारे इंटेस्टाइन के अंदर ट्रिलियंस ऑफ गुड बैक्टीरियाज आर देयर, ये भी थोड़ा सा अमोनिया बनाते रहते हैं। बट अच्छी बात ये, आपके और मेरे अंदर तो ये अमोनिया जो होता है यूरिया के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, बट धर्मेंद्र में तो लीवर खराब है, अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट नहीं हो सकता है।
कन्वर्ट नहीं हो सकता तो अमोनिया बढ़ने लग जाएगा, और अमोनिया जैसे जैसे बढ़ेगा, दिस इंक्रीज अमाउंट ऑफ अमोनिया विल बी देयर इन द ब्लड ऑल्सो। और जैसे ही अमोनिया बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है और बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाता है, अमोनिया इज वेरी टॉक्सिक टू द न्यूरॉन्स, बहुत टॉक्सिक होता है न्यूरॉन्स के लिए, और ये जाके न्यूरॉन्स को खराब करता है ब्रेन में, इज गोइंग टू इरिटेट द ब्रेन न्यूरॉन्स। उसकी वजह से ब्रेन में डैमेज होने लग जाता है। आप देखो प्रॉब्लम कहां पे थी, प्रॉब्लम तो थी लीवर में, और अल्टीमेटली कौन सफर हो रहा है, ब्रेन। तो इसको हम बोलते हैं हिपेटिक एनसेफेलोपैथी। तो धर्मेंद्र को जो अब सिम्टम डेवलप होंगे, दैट इज कॉल्ड एज हिपेटिक एनसेफेलोपैथी, कि लीवर की प्रॉब्लम की वजह से अल्टीमेटली ब्रेन को डैमेज हो रहा है, ब्रेन को डैमेज हो रहा है। क्या क्या डैमेज होगा धर्मेंद्र में? जो सबसे पहला चेंज देखने को मिलेगा, जैसे ही अमोनिया का लेवल बढ़ेगा और उसकी वजह से ब्रेन में डैमेज होगा, जो फर्स्ट चीज देखने को मिलती है दैट इज अल्टर्ड स्लीप पैटर्न। इनका स्लीप पैटर्न अल्टर हो जाता है, ये दिन भर सोते रहते हैं और रात भर जगते रहते हैं। सेकंड चीज जो इनके अंदर देखने को मिलती है, इनके मसल की टोन जो होती है ना वो कम हो जाती है, देयर इज गोइंग टू बी डिक्रीज इन द मसल टोन। द थर्ड थिंग दैट यू आर गोइंग टू नोटिस इन दिस पेशेंट इज दे माइट डेवलप स्लर्ड स्पीच, अच्छे से बोल नहीं पाते, स्लर्ड स्पीच हो जाता है। कभी कभी इतना ज्यादा डैमेज होगा, द पेशेंट माइट डेवलप सीजर और द पेशेंट माइट गो इनटू कोमा। So these are the various symptoms that will develop in a patient of hepatic encephalopathy depending on the severity of the level of ammonia. How we are going to diagnose this condition? See, there are certain tests that you can do. One, you can do the blood urea nitrogen. Blood urea nitrogen levels जो होंगे इस पेशेंट में कम आएंगे, BUN के लेवल क्या बढ़ा हुआ मिलेगा इसके अंदर हमें, अमोनिया के लेवल बढ़े हुए मिलेंगे। इस पेशेंट का अगर आप EEG करोगे, EEG electroencephalogram, you are going to have a very peculiar waves, something like this, कुछ इस तरीके की आपको waves मिलेगी या फिर इस तरीके की waves मिलेगी। इनको हम बोलते हैं ट्राइफेजिक वेव्स। अगर इस तरीके की वेव मिलती है इसको बोलते हैं ट्राइफेजिक, और अगर इस तरीके की वेव्स मिलती है इसको हम बोलते हैं बाईफेजिक। सो यू माइट गेट ट्राइफेजिक और बाईफेजिक वेव्स इन द EEG. So these are the various tests that you can do for this. One objective examination finding that you are going to get in these patient. Objective examination, जब धर्मेंद्र को आप बोलेंगे कि अपने हाथ को ऐसे खींच के रखना है और रिस्ट को ऐसे एक्सटेंड करके रखना है, आप और मैं तो ऐसे होल्ड कर लेते हैं, लेकिन जिसको हिपेटिक एनकेफेलोपैथी हो रखा है ना, अगर आप उसको बोलेंगे ऐसे करो तो he will not be able to hold the wrist like this continuously. उसका हाथ बार बार ऐसे नीचे गिरेगा हर थोड़ी देर में और ऐसा ऐसा फ्लैप करेगा, इसको हम बोलते हैं फ्लैपिंग ट्रेमर. सो ऑन ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन वी आर गोइंग टू हैव द फ्लैपिंग ट्रेमर्स. These flapping tremors are also called as hysterexis. So you will make a diagnosis on the various investigation and these findings in Dharmendra. Now it is time to treat the patient. You understood that the problem is कि धर्मेंद्र के अंदर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि अमोनिया जो है यूरिया के अंदर कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, लीवर कॉम्प्रोमाइज है और अमोनिया प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है. ये अमोनिया कहाँ से आ रहा है, हमें वो ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि लीवर तो अभी का अभी ठीक नहीं होगा. सबसे पहले हमें एक बार तो अमोनिया को कम करना है. कैसे कर सकते हैं? ये अमोनिया कहाँ से आ रहा था? एक तो प्रोटीन से आ रहा था, खाने में जो प्रोटीन खाता है उससे आ रहा है, और दूसरा कहाँ से आ रहा था? कॉमन गुड बैक्टीरियाज ऑफ द इंटेस्टाइन. हम धर्मेंद्र को क्या बोलेंगे? एक तो इसको बोलेंगे डिक्रीज प्रोटीन इन द डाइट. एक तो इसको कम प्रोटीन खाना है, कम प्रोटीन खाएगा कम अमोनिया बनेगा, ठीक रहेगा. दूसरा, हमें इंटेस्टाइन के बैक्टीरिया को भी कम करना है, तो हमें एक ऐसी एंटीबायोटिक देनी है जो इंटेस्टाइन के बैक्टीरिया को खत्म कर दे, सच एज रिफॉक्सिमिन. रिफॉक्सिमिन टू किल द गट बैक्टीरिया. Then there are some molecules which are ammonia binders. Free ammonia को bind करके उसको खत्म कर देते. These are the ammonia scavengers such as phenyl butyrate. Phenyl butyrates. These are the ammonia scavengers. ये free ammonia को पकड़ के उसको bind करके उसके इफेक्ट को कम कर देते. So you can decrease the protein diet. You can kill the intestinal bacteria by giving the rifaximin. You can give the ammonia scavengers such as phenyl butyrate. एक और चीज कर सकते हैं हम. ये अमोनिया हमें पता है कि मान लीजिए, देखो हम डाइट को तो कंट्रोल कर लेंगे, गट बैक्टीरिया को तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते ना कि अमोनिया बनेगा नहीं बनेगा. तो गट बैक्टीरिया को मारने के लिए आप रिफॉक्सिमिन दे दोगे. एक और चीज आप कर सकते हो. What you can do is you can increase the stool frequency. अगर आप स्टूल की फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो स्टूल के साथ ये बैक्टीरिया बाहर निकल जाएगा and will not be able to make the ammonia. So to increase the stool frequency you can give lactulose.
लैक्टुलोज दोगे तो स्टूल की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी और अमोनिया कम बनेगा. So this is how we treat the hepatic encephalopathy. It's a very important disease as far as the medicine is also concerned. हेपेटिक एनकेफेलोपैथी के स्टेजेस होते हैं और उस स्टेजेस को आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्लासिफिकेशन यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं वेस्ट हीवन क्लासिफिकेशन. सो दैट इज अ क्वेश्चन फ्रॉम मेडिसिन पार्ट, that West Heaven classification is used for what? It is used for hepatic encephalopathy. That is the staging of hepatic encephalopathy, and this is how we are going to treat it. एक बार बहुत क्विकली इसको समराइज कर लेते हैं. पूरे चैप्टर को बहुत इंपॉर्टेंट था, तो समराइज करने के लिए हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम था वो था जो हमने फ्लो चार्ट बनाया था सबसे स्टार्टिंग में. द फ्लो चार्ट विच वी हैव मेड इन द बिगनिंग वाज दिस वन. बायोसिंथेसिस ऑफ यूरिया. What we have did, सबसे पहले हमने हमारे बॉडी टिश्यूज को दो में डिवाइड कर लिया फॉर आवर कन्वीनियंस. हेपेटिक, बाकी सारा बचा हुआ एक्स्ट्राहेपेटिक. जितना भी हमारे एक्स्ट्राहेपेटिक टिश्यू में डिफरेंट अमीनो एसिड्स है, सबसे पहले उसको किस में कन्वर्ट करना है? ग्लूटामेट में. ये ग्लूटामेट कहाँ आएगा? लीवर में. और लीवर में इसके अंदर से क्या निकाल देंगे? अमोनिया. अगर थोड़ा बहुत फ्री अमोनिया बॉडी के अंदर है तो उसको कौन लेके आ जाएगा? ट्रांसपोर्टर्स. एंड यूर लीवर विल बी लोडेड विद अमोनिया एंड दिस अमोनिया विल बी कन्वर्टेड इनटू यूरिया. एंड हु इज गोइंग टू डू दैट? With the liver. And with which cycle? Urea cycle. So 4 steps हो गए. Transamination, glutamate will come here. Oxidative deamination, the third is the transporter, and the fourth is the urea cycle. These are the 4 steps. Then we have discussed about the urea cycle, which is also called as the ornithine cycle. There are total 5 steps. 5 में से first 2 कहाँ होंगे? माइटोकॉन्ड्रिया में. 3 कहाँ पे होंगे? साइटोप्लाज्म में. साइटोप्लाज्मिक एंजाइम्स कौन से अल्फाबेट से चालू होते हैं? A से. मोस्ट लेजी एंजाइम कौन है यूरिया साइकिल का? CPS1. And who is the activator of CPS1? NAG. Right? So these are the various points to be remembered. Let's quickly write down the summary of this urea cycle. The coenzyme of transamination. Yes, आप आंसर करेंगे. Yes, coenzyme of transamination. Yes, it was the pyridoxal phosphate. That is the active form of vitamin B6. What is the name of the transporter of ammonia? When it comes to from brain to liver, brain से liver में कौन लेके आया था अमोनिया को? ग्लूटामाइन. कौन लेके आया था? ग्लूटामाइन लेके आया था. और मसल से कौन लेके आया था? एलेनिन. मायोकार्डियल इंफार्क्शन में हम कार्डियोलॉजी में अलग से डिस्कस करेंगे कि एमआई के पेशेंट में हमें पता है ट्रोपोनिन बढ़ता है, सीपीकेएम भी बढ़ता है. एक मॉलिक्यूल होता है जो लीवर कार्डियक मसल्स के अंदर भी मिलता है, दैट इज एसजीओटी. तो एमआई के पेशेंट में कौन सा मॉलिक्यूल बढ़ सकता है? एसजीओटी भी बढ़ सकता है. यूरिया साइकिल अकर्स वेयर? इट अकर्स इन द लीवर. साइटोप्लाज्मिक एंजाइम्स ऑफ द यूरिया साइकिल. साइटोप्लाज्मिक एंजाइम्स कौन से अल्फाबेट से चालू होंगे? ए से. सो आंसर हो जाएगा अमंग दीज ऑप्शन आर्जिनोसक्सिनेट लाइएज एंड आर्जिनिन हाइड्रोलिस. नाग इज एक्टिवेटर ऑफ व्हाट? नाग इज एक्टिवेटर ऑफ CPS1. नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स यूरिया में कहां से आते हैं? तो यूरिया में जो नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल होते हैं, यूरिया में जो नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल होते हैं, एक तो आता है अमोनिया से एंड दूसरा आता है एस्पार्टेट से. How much ATPs are required in the urea cycle? How much ATPs are required in the urea cycle? 3. How many phosphates are required? 4. अगर किसी में अमोनिया बढ़ा है, हाइपर अमोनिया है, तो हमें पता करना है कि टाइप 1 है, टाइप 2 है, ट्रिपल एस सिंड्रोम है. आप देखो साथ में ओरोटिक एसिड लिखा है या नहीं लिखा है. अगर उन्होंने लिखा है that there is a patient is having hyperammonia with orotic acid urea, orotic acid बढ़ा हुआ है, uracil बढ़ा हुआ है, it is going towards type 2. Flapping tremor, also called as Esterexis. Flapping tremor, it is seen in what? It is seen in encephalopathy, hepatic encephalopathy. बाकी के ट्रेमर भी आपको पता होने चाहिए. पार्किंसन में कौन से ट्रेमर मिलते हैं? रेस्टिंग ट्रेमर. वैसे तो हम न्यूरोलॉजी में इसको अलग से डिस्कस करेंगे. पार्किंसन में रेस्टिंग ट्रेमर. सेरेबेलर इंजरी में कौन से ट्रेमर मिलते हैं? इंटेंशनल ट्रेमर. एंजाइटी के अंदर जो आपको कभी ना कभी हुआ होगा, दैट इज कॉल्ड एज द एसेंशियल ट्रेमर. सो बाकी के सारे ट्रेमर्स तो न्यूरोलॉजी में अलग से डिस्कस करेंगे. रेस्टिंग ट्रेमर क्या होता है, इंटेंशनल ट्रेमर क्या होता है, बट अभी के लिए फ्लैपिंग ट्रेमर किस में आता है? हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी में. यस, थैंक यू.